हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश जो कि राजेंद्र बलोच जी की पुस्तक है, इसकी एक सीरीज चलाई जा रही है। और दोस्तों, इसके अभी तक हमारे 20 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये हमारा 21वां पार्ट होने वाला है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं वर्तमान परीक्षा पैटर्न की, तो थोड़ा चेंज हो चुका है परीक्षा पैटर्न, और इस पुस्तक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है ये पुस्तक वर्तमान की परीक्षाओं को देखते हुए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की हमारी सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है, नंदा देवी का सफल आरोहण किसकी पुस्तक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, और आज बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिए, नंदा देवी का सफल आरोहण पुस्तक है टिलमैन की। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एंजियोग्राफी इंडिया पुस्तक में पर्वताकार राज्य को क्या कहा गया है। तो देखिए, एंजियोग्राफी इंडिया पुस्तक में पर्वताकार राज्य को कहा गया है गिरियावली। देखिए, पर्वताकार राज्य आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ, पूरा डिटेल में ये मैं आपको बता चुका हूँ। सब कुछ ये जो इसके बारे में जो भी डिटेल हमको जानकारी प्राप्त होती है वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, राय बहादुर पातीराम ने अजयपाल को गढ़पाल किस पुस्तक में कहा है। तो देखिए, राय बहादुर पातीराम ने अजयपाल को गढ़पाल गढ़वाल एंशंट एंड मॉडर्न पुस्तक में कहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न कितने बन जाते हैं, यहाँ पर से हमारे देखेंगे क्वेश्चन कितने बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि गढ़पाल किस परमार शासक को कहा गया है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अजयपाल को। अजयपाल को गढ़पाल किसने कहा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, राय बहादुर पातीराम ने। राय बहादुर पातीराम ने अजयपाल को गढ़पाल किस पुस्तक में कहा है, गढ़वाल एंशंट एंड मॉडर्न। गढ़वाल एंशंट एंड मॉडर्न किसने लिखी है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, राय बहादुर पातीराम ने। इतने सारे क्वेश्चन देखिए एक ही क्वेश्चन से निकल के आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन तो दोस्तों पहले ही बन चुका है, कई एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बन चुका है कि गढ़वाल एंशंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, राय बहादुर पातीराम ने। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी हिमालय के किस भाग में है। तो ये है महा हिमालय में। चलिए ठीक है। फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन, हिमालय के किस भाग को बर्फ का अंचल भी कहते हैं। तो हिमालय के किस भाग को बर्फ का अंचल कहते हैं, ये कहते हैं मध्य हिमालय को। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, गुन्नी पर्वत शिखर कहाँ है। तो गुन्नी पर्वत शिखर जो है वो चमोली और पिथौरागढ़ में संयुक्त रूप से है। देखिए, चमोली और पिथौरागढ़ एग्जाम में दोस्तों यहाँ पर से ऑप्शन बनेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे चमोली और पौड़ी बन जाएगा, चमोली और टिहरी बन जाएगा, चमोली और उत्तरकाशी बन जाएगा। तो आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको याद रखना है, जो गुन्नी पर्वत शिखर है वो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में ही स्थित है। फिर देखिए सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है हमारा, कालिदास ने किस ग्रंथ में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपको आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले। तो देखिए, कालिदास ने अपने किस ग्रंथ में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रघुवंश। फिर देख लेते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है हमारा, बिरथी जलप्रपात कहाँ है। तो बिरथी जलप्रपात कहाँ है, ये है पिथौरागढ़ में। चलिए ठीक है। नवा क्वेश्चन, हर्षचरित में उत्तराखंड व उससे संबंधित हिमालय को क्या कहा गया है। हर्षचरित एक ग्रंथ है, तो इसमें उत्तराखंड व उससे संबंधित हिमालय को क्या कहा गया है, तुषार शैल और श्री पर्वत। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये दोनों ही नाम है, और ये पूछा जाएगा आपसे कि उत्तराखंड व उससे संबंधित हिमालय को तुषार शैल व श्री पर्वत किस पुस्तक में कहा गया है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हर्षचरित में। चलिए ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आर्य मनीषियों ने उत्तराखंड के क्षेत्र को क्या संज्ञा दी है। तो आर्य मनीषियों ने उत्तराखंड के क्षेत्र को योनि देवकृत की संज्ञा दी है। 10वां क्वेश्चन, उत्तराखंड की किस नदी को त्रिपथगा के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड की किस नदी को त्रिपथगा के नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है गंगा को। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय गजेटियर के लेखक। हिमालय गजेटियर के लेखक कौन है। तो हिमालय गजेटियर के लेखक कौन हो जाएंगे, एटकिंसन। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है कि हिमालय गजेटियर के लेखक कौन है। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, एटकिंसन। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, हिमालयी क्षेत्रों के प्रथम गजेटियर कौन हुए। तो हिमालय क्षेत्रों के जो प्रथम गजेटियर हुए हैं, ये हुए हैं एटकिंसन। आने वाले एग्जाम में दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हिमालय क्षेत्रों के प्रथम गजेटियर कौन हुए हैं। तो ये हुए हैं एटकिंसन। चलिए ठीक है। 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है हमारा, तालेश्वर ताम्रपत्र में उत्तराखंड क्षेत्र का क्या नाम मिलता है। तो तालेश्वर ताम्रपत्रों में उत्तराखंड क्षेत्र का क्या नाम मिलेगा, ये मिलता है पर्वताकार राज्य। दोस्तों, ये पर्वताकार राज्य के बारे में आपको पूरी डिटेल से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जब हमारा प्राचीन जो हमारे राजवंश चल रहे थे, उत्तराखंड का इतिहास जब हमने पढ़ा था डिटेल में, तो वहाँ से एक चैप्टर आया था पर्वताकार राज्य के बारे में। आप हमारे प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं उत्तराखंड के इतिहास वाली वीडियो में, तो वहाँ देखेंगे इस पर्वताकार राज्य की मैंने आपको पूरी जानकारी दे रखी है।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन है युप्ते की एंजियोग्राफी इंडिया पुस्तक में पर्वताकार राज्य का क्या नाम मिलता है। तो देखिए युप्ते की जो एंजियोग्राफी इंडिया पुस्तक है इसमें पर्वताकार राज्य का हमें क्या नाम मिलता है, ये नाम मिलता है गिरियावली। ये क्वेश्चन हमने ऊपर ही पढ़ा था, लेकिन हमने वहाँ पर युक्त देखी, अगर यहाँ पर से युक्ते देखी, यहाँ पर से ऊपर हमने पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा आ गया है। तो देखिए यहाँ पर युक्त शब्द आ रहा है, तो अगर क्वेश्चन ये बन जाता है कि एंजियोग्राफी पुस्तक किसकी है, तो मतलब किसने इसकी रचना की है, तो युक्त ने की है। तो यहाँ पर से ये क्वेश्चन बनेगा युक्ते की जो पुस्तक है एंजियोग्राफी इंडिया, इस पुस्तक में पर्वताकार राज्य का क्या नाम मिलता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गिरियावली। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चंपावत में स्थित घटकू देवता का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। देखिए जो चंपावत में घटकू देवता का मंदिर है वो किस पहाड़ी पर है, ये है फुंगर पहाड़ी पर। देखिए यहाँ से भी कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, पहला क्वेश्चन तो ये है घटकू देवता का मंदिर कहाँ है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चंपावत में। दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है, फुंगर पहाड़ी कहाँ है, तो फुंगर पहाड़ी भी कहाँ हो जाएगी, चंपावत में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर के शासनकाल के समय उत्तराखंड के तराई क्षेत्र को क्या कहा गया है। यहाँ पर से उत्तराखंड के आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। तो अकबर के शासनकाल के समय उत्तराखंड के तराई क्षेत्र को क्या कहा गया है, तो ये कहा गया है कुमाऊं सरकार। देखिए दोस्तों अब क्या होगा, जैसे कि हम जो ये हमारी सीरीज चल रही है ना, अब हम क्या करेंगे, जैसे हर जो चैप्टर चल रहा है ना उसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। मतलब एक चैप्टर हमारा चल रहा है तो उस चैप्टर को ही हम लोग सबसे पहले फिनिश करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तक मैंने क्या किया था, मतलब मैं मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। मिक्स करके क्वेश्चन पूछने का भी एक कारण था, क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि एक ही चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्जाम में क्या होता है, हर चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं अभी तक ऐसे ही आपको पढ़ा रहा था, ताकि कि आप एग्जाम के लिए जो होता है ना एक माइंड सेट हो जाए। तो इसलिए मैं अभी तक क्या कर रहा था, आपको ऐसा ही पढ़ा रहा था। लेकिन अब से क्या हुआ, मैं ये कोशिश करूंगा कि जो हमारा एक चैप्टर है उस चैप्टर में जो हमारी जो भी फैक्ट बन रहे हैं पहले हमको उसको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज उनको हम लोग कवर करें। चलिए ठीक है, तो अकबर के क्वेश्चन बनेगा, अकबर के शासनकाल के समय उत्तराखंड तराई क्षेत्र को क्या कहा गया है, तराई क्षेत्र को, देखिए उत्तराखंड के तराई क्षेत्र को ये कहा गया है कुमायूं सरकार। चलिए ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, तीलू रौतेली की मूर्ति कहाँ स्थापित है। तो तीलू रौतेली की जो इनकी मूर्ति है कहाँ स्थापित है, ये है बीरोखाल। और बीरोखाल कहाँ पड़ता है, पौड़ी में। ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, हो सकता है एग्जाम में पौड़ी ना हो सकता है सिर्फ और सिर्फ बीरोखाल हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, तीलू रौतेली की जो मूर्ति है वो कहाँ है, बीरोखाल पौड़ी में। उसके बाद देखिए मंगलेश डबराल जी का यात्रा वृतांत किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो मंगलेश डबराल जी हैं काफ़ी विख्यात कवि रहे थे, तो जो इनका यात्रा वृतांत है ये जाना जाता है आयोवा के नाम से। चलिए ठीक है, देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है, वोल्गा से गंगा व कनेल की कथा कहानियों के लेखक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों रचनाएं हैं। तो वोल्गा से गंगा व कनेल की कथा कहानियों के लेखक कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे राहुल शंकरतायन। फिर देख लेते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन क्या है, गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ था 1898 में, ये हुआ था अल्मोड़ा में। देखिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए लिखे हुए हैं, एक है गोविंद बल्लभ पंत, एक है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अभी दोस्तों एक एग्जाम हुआ था 2018 या 17 में ही हुआ था एक एग्जाम, तो वहाँ पर पूछा गया था पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कहाँ हुआ था। ये इन्हीं में से किसी के बारे में पूछा गया था, पंडित गोविंद बल्लभ पंत था या गोविंद बल्लभ पंत था, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन ये पूछा गया था इनके जन्म के बारे में। देखिए यहाँ पर से एक में पंडित गोविंद बल्लभ पंत अलग हैं और गोविंद बल्लभ पंत अलग हैं, तो यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन के आगे पंडित गोविंद बल्लभ पंत लगा हो तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1887। अगर खाली गोविंद बल्लभ पंत पूछा हो तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1898 में। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर रखा हुआ है ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना होवे। तो जो गोविंद बल्लभ पंत हैं उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था, 1898 में हुआ था, ये होता अल्मोड़ा में। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कहाँ होगा, ये होगा 1887 में, खूट ग्राम अल्मोड़ा में। चलिए ठीक है, फिर देखिए 23वां क्वेश्चन, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने 1914 में प्रेम सभा की स्थापना काशीपुर में की थी। कहीं नहीं आएगा, की आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो देखिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने 1914 में प्रेम सभा की स्थापना काशीपुर में की। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। देखिए इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, हिंदी का प्रचार प्रसार करना। देखिए यहाँ पर से क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने प्रेम सभा की स्थापना कब की, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1914 में। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने प्रेम सभा की स्थापना कहाँ की, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, काशीपुर में। तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने 1914 में प्रेम सभा की स्थापना इन्होंने की थी, इसका उद्देश्य क्या था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हिंदी के प्रचार प्रसार करने के लिए ही इस सभा की स्थापना की गई थी। चलिए ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है हमारा, तितली उपन्यास किसका है? तो बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है कि तितली उपन्यास किसका है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद का। चलिए दोस्तों, एक बात और, आप लोग हमारा जो फेसबुक का पेज है आप लोग वहाँ से ऐड हो जाइए और ये वीडियो आप शेयर कर दिया कीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो इससे और लोगों को भी इससे लाभ मिलेगा। चलिए 25वां क्वेश्चन, उत्तराखंड हिमालय के तीन भागों पश्चिम हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय में उत्तराखंड किस भाग में स्थित है? जैसे कि हिमालय के 3 भाग हैं, जो पश्चिम हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। ऐसे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड हिमालय के तीनों भागों में से किस भाग में स्थित है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य हिमालय में। फिर देखिए 26वां क्वेश्चन है, हिमालय की शिवालिक श्रेणियों में जीवाश्म पाए जाते हैं। उत्तराखंड में फैली हिमालय की शिवालिक श्रेणियों से सर्वप्रथम जीवाश्म कब प्राप्त किया गया? बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, उत्तराखंड में फैली हिमालय की शिवालिक श्रेणियों से सर्वप्रथम जीवाश्म 1939 में प्राप्त किया गया। वो कहाँ से? हरिद्वार से। शिवालिक श्रेणी जो है वो हिमालय की सबसे, हम लोग कह सकते हैं, अंतिम श्रेणी है। तो जो हमारा जो उत्तराखंड का अधिकांश जो हिस्सा आता है वो शिवालिक श्रेणी में भी आएगा। तो शिवालिक श्रेणी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि जो एक क्वेश्चन और बनता है कि जो जीवाश्म है वो हिमालय की किस श्रेणी में पाया जाता है? तो ये जीवाश्म सिर्फ और सिर्फ हिमालय की शिवालिक श्रेणी में ही पाया जाएगा, ये भी क्वेश्चन है। और उत्तराखंड में ये कब पाया गया? तो 1939 में। कहाँ? हरिद्वार में। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, भाबर क्षेत्र का निर्माण किस युग में हुआ? जो भाबर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का निर्माण किस युग में हुआ? तो ये हुआ प्लीस्टोसीन युग में। तीव्रगामी पर्वतीय नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ बलुआ पत्थरों के संचित होने से ही भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ है। आपसे युग पूछा जाएगा तो आपको युग याद रखना है। प्लीस्टोसीन युग में भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ। चलिए ठीक है। 28वां क्वेश्चन है हमारा, ट्रांस हिमालय में ट्रांस का क्या अर्थ है? दोस्तों कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। ट्रांस हिमालय में ट्रांस शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरी ओर। फिर देखिए 29वां क्वेश्चन है हमारा, हिमालय के किस क्षेत्र को टिबियान या तिब्बती भी कहा जाता है? तिब्बती तो दोस्तों एग्जाम में मुझे लगता नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो हर कोई बता ही देगा। टिबियान महत्वपूर्ण है। हिमालय के किस क्षेत्र को टिबियान भी कहा जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ट्रांस हिमालय क्षेत्र को। ये हिमालय के किस भाग को टिबियान या तिब्बती भी कहा जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ट्रांस हिमालय क्षेत्र को। फिर देखिए 30वां क्वेश्चन, हिमालय का कौन सा क्षेत्र हिमाद्री अथवा बर्फ का घर कहलाता है? ये तो मैं आपसे पूछ ही चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, ये तो दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं। तो महा हिमालय को देखिए, लेकिन यहाँ से एक बात आ रही है, हिमाद्री आ रहा है, वहाँ सिर्फ बर्फ का घर था नहीं, वहाँ पर बर्फ का अंचल था। बर्फ का अंचल अलग क्वेश्चन था, वो तो हमारा मध्य हिमालय था। यहाँ पर से क्वेश्चन अलग है, नहीं दोबारा रिपीट नहीं हुआ है हमारा। तो देखिए, हिमालय का कौन सा क्षेत्र हिमाद्री अथवा बर्फ का घर कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिमाद्री और बर्फ का घर कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा महा हिमालय। चलिए ठीक है। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 31वां क्वेश्चन है, चमोली स्थित नंदा देवी पर्वत, कई बार दोस्तों पूछ लिया गया है, नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है, कई बार पूछ लिया गया है। और नंदा देवी पर्वत कहाँ है? ये है चमोली में। तो चमोली स्थित नंदा देवी पर्वत और फूलों की घाटी किस हिमालय में स्थित है? तो ये हो जाएंगी महा हिमालय में। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी सीरीज कंप्लीट हुई। 21वीं सीरीज आज की हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और बाकी की सीरीज भी हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके सामने लाते जाएं। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए उन लोगों को जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। और देखिए हमारे चैनल में निःशुल्क कोर्स भी कराया जा रहा है। उत्तराखंड का इतिहास हमारा लगभग लगभग पूरा ही होने वाला है, तो उन लोगों को आप लोग शेयर कर दिया कीजिए जिनकी स्थिति मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ पूछना होता है तो कमेंट कर लिया कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ।